वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स क्लासेस। आज का ये पहला वीडियो है जो हम संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम पे बनाने जा रहे हैं। उसमें किस संख्याओं को क्या कहते हैं, हम कैसे किसी संख्या को पहचानते हैं, वो जितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं वो मैक्सिमम मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको इस वीडियो में, कि संख्या पद्धति यहाँ से पढ़ने के बाद फिर और कहीं ज़रूरत ना पड़े पढ़ने की। ये चीज़ आपको, चाहे वो आप किसी भी क्लास में हो, 9th 10th में हो, 11th 12th में, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, सब चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। कोई भी कंपटीशन की तैयारी हो, जो आजकल देखो जल्दी चलने वाला है लेखपाल की वैकेंसी, उसमें जो भी मैथमेटिक्स पूछेगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर उठते हैं। तो किस संख्याओं को हम क्या क्या बोलते हैं, कैसे हम उसको पहचानते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं, पहले जो हेडिंग है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं अर्थात नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं हम किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि वे संख्याएं जहाँ से हम गणना करना स्टार्ट करते हैं या गिनती करना स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे हम जो भी जगह हमारे पास खाली है उसमें हम बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और वो इनफाइनाइट तक जाती हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये डॉट, इनका कोई अंत नहीं होता। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, और इसका कोई अंत नहीं होता। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो उसमें हम कहेंगे कि ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, तो वहां पे हम कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि हम कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर लिखते हैं तो उसमें एक जोड़ के हम उससे भी बड़ी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि हम जहाँ से गिनती करना स्टार्ट करते हैं, गणना करना स्टार्ट करते हैं जिन संख्याओं से, उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डॉट, ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब यहाँ से जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है पूर्ण संख्याएं, अगर कहें कि हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या होल नंबर किसे कहते हैं, ये होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए अर्थात शामिल कर दिया जाए, तो उससे जो संख्या हमको मिलती है, उसका जो समुच्चय हमको मिलता है वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और आगे पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक संख्याएं वो आगे बढ़ती जाती हैं। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली ये है, उसको नोट भी कर सकते हैं कि क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 0 अर्थात 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ देते हैं, 0 को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं बोला जाता है, वो पूर्ण संख्या में आता है, उसके समुच्चय में आता है। तीसरी हेडिंग जो आती है हम लोगों की, वो आता है सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या होता है? सम संख्याएं जिसकी इंग्लिश होती है इवन नंबर। तो वे संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 4 6 8 कुछ भी कोई भी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित किया सकती हैं, तो ऐसी सारी संख्याओं को हम सम संख्या बोल सकते हैं। यहाँ पे -2 अगर होता है तो उसको भी वो भी 2 से कट सकता है, तो इसलिए हम उसको भी सम संख्या के अंतर्गत रख सकते हैं। तीसरी हेडिंग, इसके अगली जो हेडिंग है विषम संख्या। तो विषम संख्या की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं। उसकी विषम संख्या की इंग्लिश ऑड नंबर होती है। फिर से एक बार बता देते हैं कि वे संख्याएं जिनको हम 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, ऑड नंबर कहलाती हैं या विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगली हेडिंग जो आती है रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, इसकी इंग्लिश होती है प्राइम नंबर। तो रूढ़ का मतलब होता है कि कोई चीज़ रूढ़ से है कि वो स्पेशल कंडीशन रखता है, अपना क्वालिटी रखता है, रूढ़िवादी होता है। इसका मतलब यहाँ से होता है, रूढ़ या अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि एक को
और स्वयं को छोड़कर अगर वो किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है तो उसको हम ऋण संख्या कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 है और 7 है, यहाँ पे हमने 5 ले लिया, तो ये ऋण संख्याएं कही जाती है। क्यों? क्योंकि ये 1 से कट सकती हैं, 3 से कट सकती है, मतलब 1 से कट सकती है और स्वयं से कट सकती है, लेकिन और किसी अन्य संख्या से ये सारी संख्याएं नहीं कट सकती हैं। यहाँ पे आदि और बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं 3, 5, 7 जैसी संख्याएं, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? वो ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, जिसकी इंग्लिश होती है प्राइम नंबर, उस संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऋण संख्या हम किसे कहते हैं? एक को और स्वयं को छोड़कर जो संख्या किसी और संख्या से ना कट सके, पूर्ण रूप से विभाजित ना हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। अगली हेडिंग है यौगिक या भाज्य संख्याएं, इसकी इंग्लिश होती है कंपोजिट नंबर। अब यौगिक क्या मतलब होता है या भाज्य संख्या? भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्याएं जिन्हें हम एक और स्वयं के अलावा और भी किसी एक ही संख्या से अगर काट सकें। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4, तो 4 स्वयं से भी कटती है और 1 से भी कट सकती है। 1 से तो सब हर संख्या, प्रत्येक संख्या कटती है, 1 से भी कट जाएगी और स्वयं से भी कट जाएगी। लेकिन इसके अलावा 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी 4, और ये क्या हो जाएगा? एक भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। फिर से हम बता देते हैं कि वे संख्याएं जो एक को और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाज्य हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह से कट जाती है, तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या बोलते हैं या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग आती है असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं, जिसकी इंग्लिश होती है को प्राइम नंबर्स। असहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत कंपटीशन में असहभाज्य संख्याएं पूछ लेता है और बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि असहभाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं। तो असहभाज्य संख्या क्या होता है? हम बता रहे हैं कि कोई ऐसी दो संख्या ले लो जिसका महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं? असहभाज्य संख्या है। जैसे हमने मान लिया कि एक संख्या 4 है, एक संख्या 9 है। मैंने 2 संख्या ले लिया, एक 4 ले लिया हमने, एक 9 ले लिया। अब इसमें अगर हम इसका महत्तम समापवर्तक निकालें तो इसमें भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो रहा है। 1 इंटू 2 इंटू 2 इसका अगर फैक्टर करते हैं 4 का तो मिल जाता है। अगर हम 9 का फैक्टर करें तो 1 इंटू 3 इंटू 3 मिल जाता है। तो हमको इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हम कह सकते हैं कि जो मास है वो हमको क्या मिल जाता है? हमको 1 मिल जाता है। 1 के अलावा हमको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी 2 संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसको हम असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश इसकी होती है को प्राइम नंबर। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि अगर कोई भी ऐसी 2 संख्या है जिनका महत्तम समापवर्तक 1 आए और उसके अलावा कुछ भी ना हो, 1 के अलावा 1 ही उसका कॉमन हो, या हम कह सकते हैं कि उसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगली हेडिंग जो आती है अत्रिभाज्य संख्याएं। तो जैसे असहभाज्य संख्या है वहां पे 2 संख्या लिया गया था। अत्रिभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अत्रिभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी 3 संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अत्रिभाज्य संख्याएं, प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। इसकी इंग्लिश होती है प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। देखिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना, और कहीं भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे कहाँ पे कहीं डाउट हुआ है। अगर ये सारी संख्याएं समझ आ जाएंगी तो हमको नहीं लगता कि नंबर सिस्टम में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं, चाहे वो लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे छोटे मोटे टेट का सीटेट का एग्जाम हो, जहाँ भी पूछता है कोई भी समस्या नहीं होने वाली होगी। तो अत्रिभाज्य संख्याएं समझ में आ गई। जैसे हमने कहा कि कोई भी 3 संख्याएं ले लीजिए, उन तीनों संख्याओं का जो मासा होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, वो 1 होना चाहिए। अगर ऐसी हमको संख्याएं मिलती हैं तो उन संख्याओं को हम अत्रिभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 8 ले लिया, 9 ले लिया, 25 ले लिया।
अब इसमें अगर हम 8 का फैक्टर करें तो हमको मिल जाएगा 8 का फैक्टर, तो यहाँ से 1 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का हम करते हैं तो 1 इंटू 3 इंटू 3 मिल जाएगा हमको, और 5 का करते हैं तो 1 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे जो हमको कॉमन दिख रहा है तीनों में वो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो मासा दिख रहा है, मासा जो मिल रहा है वो क्या मिल जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों संख्याएं जो 8 है, 9 है और 25 है, इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन है अर्थात जिसका जो महत्तम समापवर्तक है वो 1 है। इसलिए हम इन तीनों संख्याओं को अत्रिभाज्य संख्याएं कहेंगे। अत्रिभाज्य संख्याएं ये हो जाएंगी। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि हमने ले लिया 8, 9 और 25 का, इसका फैक्टर किया तो 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, फिर 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 3 आया, 5 इक्वल टू 1 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें जो कॉमन है वो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। तो इसका मतलब ये तीनों संख्या जो है वो अत्रिभाज्य संख्याएं हैं, एक दूसरे से आपस में कटती नहीं है, इसलिए इसका मासा 1 होता है क्योंकि वो कटती नहीं है। तो यहाँ से अत्रिभाज्य संख्याएं हुई। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे जो है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम लोग बचपन की क्लासों में पढ़े हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। इसकी इंग्लिश होती है रेशनल नंबर होती है। तो हम कहते हैं कि कोई भी संख्या अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए कि कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या कहलाती है, जहां ये क्या है, पूर्णांक है p और q। और एक कंडीशन ये होती है कि q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 होता है किसी भी संख्या में, अगर उसके हर की वैल्यू 0 होती है तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, परिभाषित नहीं होता। इसलिए अगर हर की जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो गई तो वहां पे हम उसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, ना ही परिमेय संख्या कह सकते हो, तो इनफाइनाइट बन जाएगा, अर्थात अपरिभाषित रूप बनेगा। तो अगर ऐसी कोई भी संख्या है p/q के रूप में जहां हर का जो संख्या है उसको कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम p/q का मान कहते हैं कि 1/2 है, तो p के स्थान पे 1 हो गया, q के स्थान पे 2 हो गया। यहाँ पे तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये 2 क्या हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक, ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, अगर 0 हम, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कभी कभी पूछ लेता है 0 क्या है, कि एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, 0 के बटे में 1 लगा सकते हैं यहाँ पे। तो 0/1 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये p/q के रूप में बन गया। और हमको कंडीशन क्या देखना है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हर में 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब कभी भी कोई अगर पूछ ले आपसे कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम ये नहीं बोलेंगे, वहां पे ये ध्यान में नहीं देना कि q = नॉट 0। q का मान जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, अर्थात हर में होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अंश में अगर 0 रखा गया है उसके हर में, तो हम स्वेच्छा से किसी भी संख्या के हर में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 0/1 कर सकते हैं। तो ये p/q के रूप में हम आसानी से दिखा भी दिए। और जो इसकी कंडीशन होती है कि हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो हर की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर हम कोई एक बोल दें कि एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, मान लीजिए एक, हम कह रहे हैं एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम कह रहे हैं 1 है या 2 है या 5 है या 7 है, माइनस के साथ कुछ भी ऐसी अगर संख्याएं आ रही हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम इस संख्या के बटे में, इस संख्या के बटे में, इस संख्या के बटे में 1 कर सकते हैं आराम से। तो 1/1 ये भी p/q के रूप में बन गया, और 2/1 5/1 ये भी p/q के रूप में बन गया। तो यहाँ से, और जो दूसरी कंडीशन है, तो पहले तो कंडीशन की p/q के रूप में बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो हर की वैल्यू है, हर का जो अंक है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है, तो 0 के बराबर भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये सारी संख्याएं क्या बन जाएंगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो यहाँ से 1/1 2/1 5/1 जो सारी संख्याएं हैं वो सारी संख्या क्या बन जाएगी, हमको परिमेय संख्या बन जाएगी। यहाँ से तो क्लियर होगा कि परिमेय संख्या क्या होंगी, या हम जिसकी इंग्लिश होती है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होती है, यह चीज हम लोग समझ गए। अब आगे अगली जो हेडिंग है अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बहुत ही बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज का मतलब ये होता है कि
ऐसी संख्याएं हम ऐसी परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अब ये इसके लिए कौन सी कंडीशन है, क्या कौन सी संख्या हम लें जो परिमेय संख्या ना हो, ऐसी भी कोई कंडीशन होती है तो हम कह सकते हैं कि जो रूट में संख्याएं होती हैं यहाँ पे √5 ऐसे कुछ करके जो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है तो वे संख्याएं अक्सर क्या हो जाती हैं अपरिमेय संख्याएं। इसके लिए कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है, दो शब्द आते हैं अपरिमेय संख्या को समझाने के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब हम कभी कभी रिपीटिंग बोल सकते हैं, REPATING, रिपीटिंग जो भी है, रिपीटिंग का मतलब मेरे सेंस का यही है कि वो अगर नॉन रिपीटिंग, अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या हमने लिख दिया अंश और हर में, मैंने ये लिखा है तो कट जाएगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ सेंस समझिए कि अगर मैं हर वाली संख्या से अंश से भाग देता हूं तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो दशमलव के जाने के बाद भी अगर उसका अंत नहीं होता है तो ऐसी संख्याओं को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं कि उसका अंत ही नहीं होता है, लगातार भाग जाता रहता है और आप कितना भी परेशान हो जाएंगे कि वो उसका अंत नहीं होता है। तो अगर किसी भी संख्या कोई भी संख्या ऐसी आती है कि जिसका हम भाग देते जाते हैं और उसका अंत नहीं होता है, और पहली कंडीशन कि उसका अंत ना हो, या दूसरी कंडीशन है कि नॉन रिपीटिंग, भाग देने पे कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 एक के बाद एक आता जाता है लगातार, तो वो रिपीटिंग का मतलब होता है कि वो रिपीट करते जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म भी ना हो और नॉन रिपीटिंग मतलब वो संख्याएं रिपीट भी ना करें भाग देने पे, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों चीज जानना बहुत जरूरी है कि अपरिमेय संख्याएं हम कब कह सकते हैं, जब वो संख्याओं में एक हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या में भाग देने पर ना तो वो टर्मिनेट करे अर्थात वो खत्म ना हो और ना ही वो रिपीट करे अर्थात वो बार बार रिपीट करके 5 6 7 5 6 7 ऐसा कोई संख्या ना आए। तो अगर दोनों कंडीशन ये लागू हो जाती है तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। यहाँ से अब उम्मीद करते हैं कि ये चीज क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हो 2-4 बार हमारा वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, अगर कभी नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा और जहां भी क्लियर नहीं होता है उस चीज के लिए। और अगली जो हेडिंग है इसके बाद में वो है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश है पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स धन पूर्णांक का मतलब होता है कि वो ऐसे पार्ट में ना हो, वो पूरा हो, जैसे हम बोलते हैं कि वो 1 2 3 4 5 हो, 1 2 3 4 5 हो, ऐसे अगर वो माइनस के साथ में नहीं है या जीरो भी हो सकता है तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और अगर इसके साथ माइनस लगा है -1 -2 -3 और -4 तो ये क्या कहलाती है माइनस, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में प्लस, सारी संख्याएं प्लस में होती हैं, पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक क्या होता है, 0 भी होता है पूर्णांक, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, ये सारी संख्याएं पूर्णांक है। तो इसमें माइनस ले जाए तो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई, और जिस संख्या में माइनस के साथ में लग गया, माइनस भी साथ में लग गया तो वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम पूर्णांक का नाम ले रहे हैं तो वहां पे 1/2 करके ऐसे या 3/2 करके ऐसे संख्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं होती हैं, यह अपूर्णांक भाग होता है, उसका अपूर्णांक भाग होता है। तो ऐसी संख्याएं नहीं होती, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उन्हीं चीजों को हम लेंगे यहाँ पे। उसकी अगली हेडिंग आती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो इसकी जो परिभाषा होती है कि अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को इंक्लूड कर दें एक में ही, अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। तो उसमें जो भी संख्याएं आती हैं, चाहे जो आती हैं पूरा रियल नंबर का नंबर लाइन होता है, उसमें यहाँ पे 0 से 7 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होता है, अगर हम 0 से बाएं तरफ आते हैं तो वो नेगेटिव संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3 -4। तो इस पूरी नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर जहां भी जो भी संख्या पड़ती है उन सारी संख्याओं को यहाँ पर मान लो कुछ भी पड़ रहा है, यहाँ पे मान लो -1/2 पड़ रहा है,
यहाँ पे मान लो कि 1/2, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो ये 1/2 ऐसे भी करते हैं। तो ये सारी संख्याएं सबको इंक्लूड करके जो संख्याएं बनती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि क्या है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को भी अगर साथ में उसका समुच्चय ले लिया जाए, पूरा इकट्ठा कर लिया जाए, तो जो टोटल की टोटल संख्या बनेगी वो कोई भी संख्या हो सकती है, वो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। अगली हेडिंग जो आती है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। तो अवास्तविक संख्या क्या होती है, तो इसकी परिभाषा तो हम ऐसे दे सकते हैं कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं उसको हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, या काल्पनिक संख्याएं। तो बेसिकली काल्पनिक संख्याएं वही होती हैं जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, और इसको चाहे हम अवास्तविक कहें चाहे हम उसको काल्पनिक कहें। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं कि बता देते हैं आप लोग को कि कोई भी संख्या हो अगर वो अंडर रूट में माइनस के साथ लिखी हो, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस के साथ 5, अंडर रूट में माइनस के साथ 5, इसको हम सही भाषा में अगर पढ़े तो स्क्वायर रूट -5 पढ़ा जाता है, स्क्वायर रूट -5। तो ये जो -5 है स्क्वायर रूट में, ये काल्पनिक संख्या है। अगर हम कह दें कि यहाँ माइनस के साथ 3 हमने ले लिया तो ये क्या है, ये भी वही है काल्पनिक संख्या। अगर हम कहें नहीं हमको और कुछ लेने का मन कर रहा है तो यहाँ से हम -8 भी ले सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक संख्या। मैंने क्या कहा कि अगर इस स्क्वायर रूट में कोई भी संख्या हम लेते हैं विद माइनस लेते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं है उसको हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्या। और वो ऐसी होती है जनरली, यही चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसे अगर कोई भी संख्या लिखी है जो स्क्वायर रूट में लिखी है और माइनस के साथ में लिखी है तो उसको हम काल्पनिक संख्या इजिली कह सकते हैं, वो काल्पनिक संख्या ही होती है। उसके आगे जो हेडिंग आती है वो हेडिंग आती है आपका जोड़ का तत्समक। अब जोड़ का तत्समक का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी संख्या हम किसी भी संख्या में अगर जोड़ दें और उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम जोड़ का तत्समक कह सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 ले लिया, 5 में हम कोई ऐसी संख्या जोड़ें कि जिसके मान में 5 जो मान है उसकी वैल्यू है उस मान में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो यहाँ हमने मान लिया कि 0 को हमने जोड़ दिया तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 5 + 0 = 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जोड़ का जो तत्समक होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि हम अगर 0 को किसी भी संख्या में जोड़ देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैल्यू पहले की पहली वैसी यथावत रह जाती है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब उससे आगे हम चलते हैं कि अगला जो हेडिंग है गुणा का तत्समक। तो 15 नंबर हेडिंग में क्या है कि गुणा का तत्समक, इसकी इंग्लिश होती है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसी संख्या, किसी भी संख्या में अगर एक ऐसी संख्या हम खोज लें कि जिससे उस संख्या में गुणा करने पे उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो, वही संख्या ही मिल जाए हमको, तो ऐसी संख्या को हम गुणा का तत्समक कहते हैं। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली, मैंने संख्या एक ले लिया 15 और इसमें हम गुणा कर दें 1 से तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि 1 जो है वो गुणा का क्या है, तत्समक है। जैसे जोड़ का तत्समक 0 है, वैसे गुणा का जो तत्समक है वो कितना है, 1 है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि जोड़ का जो तत्समक होता है, जोड़ का तत्समक 0 होता है, 0 होता है। ये 15 नंबर हेडिंग चल रही थी, 14 नंबर सॉरी, और यहाँ पे 15 नंबर। तो यहाँ गुणा का जो तत्समक होता है, गुणा का तत्समक, ये हमेशा तत्समक 1 होता है, 1 होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, यहाँ पे हम सीधा 0 लिख सकते हैं। तो जोड़ का तत्समक दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा कि जोड़ का जो तत्समक होता है वो 0 होता है और जो गुणा का तत्समक होता है वो 1 होता है। ये चीज कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि जोड़ का तत्समक कितना होता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, 0 1 2 3 दे दिया, ऐसे ऑप्शन में आपको देख रहा है कि 4 0 है, उसमें 0 लगा दीजिएगा, जोड़ का तत्समक 0 होता है। और गुणा का तत्समक हमेशा 1 होता है, जोड़ का तत्समक हमेशा 0 होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। और इसके बाद हम इस चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे। आज का वीडियो यहाँ पे